हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो एमपीएड की महाराष्ट्र सिटी की एंट्रेंस एग्जाम होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आया। ऑलरेडी मैं पास्ट मार्च मंथ से कंटिन्यूस आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक की सीरीज लेके आ रहा हूँ कि आपको किस टाइप के महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्जाम की जो फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट होती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन है और किस टॉपिक पे आज वीडियो कवर करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक होने वाला है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एचआरपीएफ, मोटर फिटनेस टेस्ट, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड हैंडबॉल। ऑलरेडी मैंने ये दो सब यूनिट के ऊपर आपको क्वेश्चन बैंक की सीरीज लेके आया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो देखिए, बिकॉज आपको एक आइडिया आएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक ये है, नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्ट, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, इवैल्यूएशन टाइप्स, प्रिंसिपल एंड पर्पस। ओके, तो ये तीन सब यूनिट आज हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इन एजुकेशन। ओके, प्राइमरी पर्पस क्या होता है कंडक्टिंग टेस्ट इन एजुकेशन। पहला ऑप्शन है टू फेल वीक स्टूडेंट, टू असेस स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल, to increase competition among student and to reduce the number of student। तो दोस्तों, जो प्राइमरी पर्पस होता है कंडक्टिंग टेस्ट इन एजुकेशन में, वो स्टूडेंट को क्या किया जाता है, नॉलेज एंड स्किल को असेस किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर कंडक्टिंग टेस्ट। ओके, याद रखिएगा, नॉट कभी भी आपको पूछ दिया, इसका मतलब 4 ऑप्शन में आपका 3 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या, identify learning gaps, improving the teaching learning process, increasing stress among students and measuring progress over time। ओके, याद रखिएगा, नॉट पूछा इसका मतलब 3 है, तो आपको क्या बोल रहा है, अ रीजन फॉर कंडक्टिंग टेस्ट, नॉट कंडक्टिंग टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इंक्रीज स्ट्रेस अमॉन्ग स्टूडेंट। जब कभी भी कोई टेस्ट या कोई भी पढ़ाई होता है तो आपको उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं रखना है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम देना है। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी आपको पैटर्न होना चाहिए, फिर उसका मेजरिंग हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस ओवर द टाइम, ये टीचर क्या करते, इवलेट करते डेटा को और फाइंड आउट करते। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टेस्ट आर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन बिकॉज दे हेल्प इन। क्या बोल रहा है, टेस्ट आर इंपॉर्टेंट एजुकेशन बिकॉज दे हेल्प इन। तो पहला ऑप्शन है असाइनिंग रैंक्स टू स्टूडेंट ओनली, एक स्टूडेंट को सिर्फ रैंक के लिए असाइन किया जाता है टेस्ट। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड सिचुएशन लाइक उसका जो भी वे ऑफ द टीचिंग है, वे ऑफ द लर्निंग है, वो उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस को अंडरस्टैंड किया जाता है। उसके बाद एलिमिनेटिंग लो परफॉर्मेंस स्टूडेंट, जो भी वीक स्टूडेंट होते हैं उनको मीन्स हटा दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि नहीं, उनको मतलब इन शॉर्ट समझ लो उनको ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड मेकिंग एजुकेशन डिफिकल्ट। ओके, तो टेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू एजुकेशन बिकॉज दे हेल्प इन, क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको टेस्ट कंडक्ट करते टाइम, एजुकेशन फील्ड के टाइम, जब भी आप एक टीचिंग वे में पढ़ा रहे तो आपको पता ना, जो स्टूडेंट को आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस को फाइंड आउट करके विल गो। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वन ऑफ द मेजर नीड फॉर टेस्ट इन एजुकेशन इज टू। ओके, मेजर नीड्स क्या होता है टेस्ट इन एजुकेशन इज जज टीचर परफॉर्मेंस ओनली, evaluate student learning and improvement, promote rote learning, make student nervous। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मेजर नीड होता है, क्या होता है, मेजर नीड जो होता है टेस्ट इन एजुकेशन में, वो होता है एक टेस्ट के लिए एक डेटा को इवैल्यूएट करना स्टूडेंट लर्निंग में। ओके, और इंप्रूवमेंट के लिए हमको काम करना पड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ वेल डिजाइन टेस्ट शुड, ओके, एक वेल डिजाइन टेस्ट होता है, बी डिफिकल्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, सबके लिए। मेजर स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपने कोई चीज कवर किया तो उसका स्पेसिफिक आउटकम बाहर आना। बी डिजाइन ओनली फॉर द हाई अचीवर्स एंड बी लेंथनिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है दोस्तों, बी लेंथनिंग एंड कंटिन्यूइंग। तो अब वेल डिजाइन टेस्ट जो होता है उससे क्या होता है, मेजर में स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम एक डेटा निकलना चाहिए टेस्ट में से,
इट बेसिकली क्या होना चाहिए, वेल डिजाइन होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मेजर स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ डज द टेस्ट कंट्रीब्यूट टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, टेस्ट जो है वो कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला ऑप्शन है बाय हेल्पिंग टीचर्स आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट, बाय क्रिएटिंग फियर अमॉन्ग स्टूडेंट, बाय इंक्रीजिंग द सिलेबस अमॉन्ग स्टूडेंट, by increasing the syllabus burden and by discouraging weak student। तो दोस्तों एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो क्या करता है, by helping teachers identify areas that need improvement। ओके, याद रखिएगा टेस्ट क्या करता है कि उसको किस एरिया में पर्टिकुलर अपने आप को भी इंप्रूवमेंट करना है और स्टूडेंट के लिए भी इंप्रूवमेंट करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेस्ट इन एजुकेशन। ओके, बेनिफिट क्या है यूजिंग टेस्ट इन एजुकेशन। It encourages guessing answer. It helps in diagnosis student weakness. It makes learning boring. It increase unnecessary। ओके, तो बेनिफिट यूजिंग टेस्ट करता है दोस्तों, वो किसमें करता है, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस स्टूडेंट एंड वीकनेस। ओके, तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेस्ट इन एजुकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन बाय। ओके, टेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है इन एजुकेशन में, बाय creating unnecessary academic pressure, determining student progress and achievement, ensuring that only a few students pass, and focusing only on memorization। तो दोस्तों टेस्ट प्ले जो इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन में प्ले करता है वो क्या करता है दोस्तों, डिटरमाइनिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। ओके, याद रखिएगा कोई भी एक प्रोग्रेस स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट होना चाहिए और एक वो हायर लेवल पे अचीवमेंट या एक प्रोग्रेस के साथ स्लो एंड स्टडी के साथ ग्रेजुअली बढ़ के वो अचीवमेंट करता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाई इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट थ्रू टेस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कंटिन्यूअस असेसमेंट थ्रू टेस्ट इंपॉर्टेंट। असेसमेंट करते टाइम थ्रू टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होना चाहिए, इट अलाउस फॉर अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, इट इंक्रीज स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल्स, it is used only for final examination, it benefits only the top performance student। तो याद रखिएगा जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, इट अलाउ अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग। क्यों, क्योंकि अगर आपको अर्लियर पता चल जाएगा असेसमेंट से कि कौन सा बच्चा कैसा है, इस टेस्ट में से ऐसे डेटा आपको एक लाइक एनालिसिस मिल जाते हैं, तो इसके लिए वो क्या होता है, इट्स अलाउ फॉर अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज टू। तो पहला ऑप्शन है रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड डिफिकल्टीज, असिस्ट स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट ग्रेड। तो पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड डिफिकल्टी। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सेलेक्टिंग टेस्ट। ओके, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल सेलेक्टिंग अ टेस्ट। तो पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ द टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है वैलिडिटी, थर्ड ऑप्शन है पॉपुलरिटी एंड फोर्थ ऑप्शन लेंथ ऑफ टेस्ट। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारा वैलिडिटी। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ टेस्ट is a consider reliable if it is, okay, a consider a test is reliable कब होगा, measure what it claims to measure, produce consistent result over time, it is preferred by teachers and is difficult to answer। तो कोई भी चीज कब रिलायबल होती है, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम, अगर चाहे वो कोई भी डेटा या कोई भी रिजल्ट ले तो उसका रिजल्ट क्या है, वो सेम ही आएगा। ओके, तो इसका मीनिंग होता है रिलायबल टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर ऑफ टाइम। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू मेजर व्हाट इट इज इंटेंड टू मेजर। याद रखिएगा कि जब एक एबिलिटी टेस्ट होता है मेजर करने के लिए, इंटेंड मेजर क्या कहता है, एक रिलायबिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए। तो याद रखिएगा टू द एबिलिटी ऑफ टेस्ट मेजर व्हाट इज इंटेंड टू मेजर, इट शुड बी व्हाट, वैलिडिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फिजिबिलिटी ऑफ टेस्ट रिफर्स टू।
Okay, how difficult the test is, how practical and easy is to administer, the time required for student to complete the test, and the number of क्वेश्चन इन द टेस्ट। तो फिजिबिलिटी जो टेस्ट होती है रिफर्स टू किसके लिए होती है दोस्तों, किसके लिए होती है, हाउ प्रैक्टिकल एंड इजी टू एडमिनिस्टर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। इसके अंदर बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, तो आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए जब आप टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फिजिबिलिटी क्या होती है, ये सर आपको मीनिंग पता होना है, तो आपको ये इजिली सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया, आपको मीनिंग पता होगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या बोला यहाँ पे, ऑब्जेक्टिविटी इन अ टेस्ट मींस दैट द टेस्ट इज इजी टू पास, द टेस्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस, द टेस्ट कैन बी कंप्लीटली विद इन अ फिक्स्ड टाइम, द टेस्ट अलाउ सब्जेक्टिविटी ग्रेडिंग। ओके, तो याद रखिएगा क्या, तो ऑब्जेक्टिविटी इन टेस्ट में दैट क्या होता है, द टेस्ट इज इजी टू पास। ओके, द टेस्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस, द टेस्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ फिक्स्ड टाइम, द टेस्ट अलाउ सब्जेक्टिविटी गेटिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, द टेस्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिविटी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या है, द क्राइटेरियन ऑफ नॉर्म्स। जैसा मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्राइटेरियन ऑफ नॉर्म्स इन टेस्ट रिफर्स टू, टेस्ट में नॉर्म्स का मीनिंग क्या है, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट, द स्टैंडर्ड स्कोर फॉर अ कंपेयरिंग रिजल्ट, द नॉर्म, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट एंड द लैंग्वेज यूज्ड टू इन द टेस्ट। तो याद रखिए नॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है, द स्टैंडर्ड स्कोर कंपेयरिंग रिजल्ट। ओके, याद रखिएगा द स्टैंडर्ड स्कोर फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट। जैसे मान लो आपने देखा होगा, आप जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ओके, 50 to 60 एक ग्रेडिंग दिया जाता है, फिर 75 के अबव रहेगा तो आपको एक नॉर्म्स दिया जाता है। तो वहां पे कैसे क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अपना आप स्कोर कार्ड याद रखिएगा, उसके अंदर परसेंटेज को वो लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया में नॉर्म्स में डिसाइड कर देते हैं। तो वो किसके लिए होता है, द स्टैंडर्ड स्कोर फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट। Which of the following types of the validity ensure that the test content match the objectivity? Content validity, criterion validity, construct validity and predictive validity. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है, हमारा कंटेंट वैलिडिटी। ओके, वैलिडिटी आंसर कब होगा, जब टेस्ट कंटेंट मैच से ऑब्जेक्टिविटी होगा। तो किस में होता है, वो होता है कंटेंट वैलिडिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कंटेंट वैलिडिटी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। If a test gives similar result when taken multiple times under the same condition, मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे रिजल्ट वो कोई भी ले या कोई भी डेटा मेजर करे, तो यहाँ पे क्या पूछा है, टेस्ट गिव सिमिलर रिजल्ट। याद रखिएगा इस वर्ड को, सिमिलर रिजल्ट, when taken multiple times under the same condition, it should have high objectivity, high reliability, लो फिजिबिलिटी एंड लो वैलिडिटी। तो याद रखिएगा जब भी सिमिलर रिजल्ट टेकन बाय मल्टीपल टाइम सेम कंडीशन में, तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए रिलायबिलिटी। ओके, हाई रिलायबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ टेस्ट दैट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर लैक्स फिजिबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। तो दोस्तों अ टेस्ट दैट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट लैक्स, इस मींस दैट व्हाट इज कॉल्ड एज अ फिजिबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अ टेस्ट शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, ओके, जब टेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो वो किसके बेस्ड ऑन होता है, इट कॉस्ट एंड पॉपुलैरिटी, इट लेंथ एंड डिफिकल्ट, its reliability, validity, objectivity and feasibility, the number of student taking the test। तो याद रखिएगा अ टेस्ट शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन किस पे होता है, वो रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होना चाहिए और फिजिबिलिटी भी होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन।
इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, याद रखिएगा। टू मेजर स्टूडेंट एबिलिटी ओनली, एक स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर किया जाता है सिर्फ। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टू पनिश स्टूडेंट फॉर पुअर परफॉर्मेंस, टू कंपेयर स्टूडेंट विथ ईच अदर। ओके, तो प्राइमरी पर्पस इवैल्यूएशन का क्या होता है इन एजुकेशन में होता है, वो होता है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, याद रखिएगा इवैल्यूएशन। तो मैंने जिसे आपको बताया टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन का आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो इवैल्यूएशन का मतलब आपने जो भी टेस्ट किया, मेजरमेंट किया, उसका डेटा को आप क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। एक रिजल्ट आपको आउटकम मिलता है, वो क्या रिजल्ट मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है इवैल्यूएशन में। ओके, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आपको नॉट पूछा जाए इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन सही और एक ऑप्शन गलत है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो हमारा दोस्तों जो इवैल्यूएशन का टाइप नहीं है, इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, ओके, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो प्राइमरी किसके लिए यूज करते हैं, असाइन फाइनल ग्रेड्स, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, comparing student performance at the end of course and certified student achievement। तो दोस्तों जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो किसके लिए होता है, एक स्टूडेंट को मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ओके, उस स्टूडेंट को मॉनिटरिंग किया जाता है, उसका प्रोग्रेस का, और उसको फीडबैक दिया जाता है, आप अच्छे से कर रहे हो, आपको इसमें और थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, इसको और आपको ध्यान देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, जो कि हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which type of evaluation is conducted at the end of course to measure overall learning? Okay, याद रखिएगा, which type of evaluation is conducted in the end of course to measure overall learning part? तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। ओके, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो दोस्तों जो एंड में आपको कोर्स को मेजर ओवरऑल लर्निंग करते हैं वो किस में करते हैं दोस्तों, वो समेटिव इवैल्यूएशन में करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू, ओके, डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होता है यूज्ड टू किसके लिए होता है, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गैप्स, प्रोवाइड अ फाइनल ग्रेड फॉर स्टूडेंट, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टडी हार्डर। ओके, याद रखिएगा क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मीनिंग होता है, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्ट एंड गैप्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन इज, ओके, की प्रिंसिपल क्या है इवैल्यूएशन का, वन ऑफ द सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, बायस एंड पर्सनल ओपिनियन, ओनली फोकस ऑन हाई अचीवर्स। तो दोस्तों जो की प्रिंसिपल होता है इवैल्यूएशन का वो होता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड टू, जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है इस कंडक्टेड टू किसके लिए होता है, असाइन स्टूडेंट टू एप्रोप्रिएट लर्निंग ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट है मेजर हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्न, प्रोवाइड फाइनल सर्टिफिकेशन, आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों जो क्या होता है प्लेसमेंट हमारा किसके लिए, इवैल्यूएशन कंडक्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है, असाइन स्टूडेंट टू अप्रोप्रिएट लर्निंग एंड ग्रुप्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अ गुड इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी, ओके, एक इवैल्यूएशन सिस्टम कब गुड हो सकता है, गुड इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी अनरिलायबल एंड इनकंसिस्टेंट, ओनली फोकस ऑन रिटन एग्जाम्स, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव, बेस्ड ओनली ऑन टीचर्स ओपिनियन। तो दोस्तों जब गुड इवैल्यूएशन कब होता है सिस्टम, जब वो कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव चलता रहे। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द समेटिव इवैल्यूएशन इज ट्रू, समेटिव इवैल्यूएशन इज ट्रू। ओके, it is conducted through the learning process,
It focus on feedback for improvement. It is usually conducted at the end of course a program. It does not involve test or assessment. तो दोस्तों जो समेटिव इवैल्यूएशन इज ट्रू क्या होगा, इट इज यूजुअली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स और प्रोग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, द मेन गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इस मेन गोल क्या होता है, रैंक स्टूडेंट इन अ क्लास, प्रोवाइडेड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, इशू फाइनल ग्रेड्स, सर्टिफाइंग द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मेन ऑफ गोल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए वो जो होता है हमारा होता है प्रोवाइडेड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आप अपना एग्जाम देने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मेरी क्वेश्चन सीरीज आपको हेल्प हुई या नहीं हुई। आप लोगों को अगर कुछ फीडबैक भी देना है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ महाराष्ट्र सीटी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन सारे जो बीपीएड एमपीएड के जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे वो यूजीसी के एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपी टीजीटी के एग्जाम्स हो, चाहे वो हरियाणा के एग्जाम्स हो, चाहे वो राजस्थान के एग्जाम्स हो, या कोई भी आपके फिजिकल एजुकेशन के स्टेट या नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो, ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके और भी सारे वीडियोस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।